हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो देखो बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आप सबने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक लैंगिक जनन होता है, और एक कैसा होता है, अलैंगिक जनन। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन, जैसे सबसे पहले हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि हमें यही पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, इसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, लैंगिक प्रजनन। हिंदी में आप इसे क्या कह सकते हैं, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, आपको इतना याद रखना है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट भाग लेते हो, और गैमेट भी कैसे होने चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए और दूसरा गैमेट कैसा होना चाहिए, मेल गैमेट होना चाहिए। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है, ये हम कई बार पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, मोस्टली जो हमारे प्लांट्स है, जो पादप है, पादपों के अंदर क्या देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो हम यहाँ एसेक्सुअल की बात नहीं करने वाले, क्योंकि जब हम पादप प्रजनन पढ़ेंगे, यानी कि जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हम किसको पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अभी हम केवल किसको पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की बात हम करने वाले हैं। और ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, जिसे हम लैंगिक प्रजनन भी कहेंगे। और आप कैसे याद रखेंगे कि ऐसा, सबसे पहले तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो किसी भी जीव के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अगर अपने समान कोई दूसरी प्रजाति उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या होगा, जो स्पीसीज होगी वो ह्यूमन ही होगी, वही दूसरी स्पीसीज तो आ नहीं सकती। तो सेम वो ही जो पेरेंट है, उनके जैसे ही अगर स्पीसीज उत्पन्न हो रही है, जाति उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। और यहां जिस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें गैमेट्स भाग लेते हैं। और गैमेट्स को आप हिंदी में क्या कह देते हैं, युग्मक कह देते हैं। आप क्या कह दोगे, युग्मक कह दोगे। अब देखो ये जो युग्मक है, दो प्रकार की युग्मक है, आपको मैंने बताया भी है पीछे कि युग्मक का निर्माण कैसे होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होगी, उनकी बात अभी हम करेंगे। तो युग्मक देखो दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है जिसे ह्यूमन में स्पर्म कहा जाता है। ह्यूमन में क्या कहा जाता है, स्पर्म, शुक्राणु। और पादपों में क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं उसको, परागकण के नाम से जाना जा सकता है। अगर यहाँ पे फीमेल गैमेट की बात करें तो उसे कहते हैं ओवा। ओवा कह सकते हैं, अंडाणु कह सकते हैं, एग कह सकते हैं। ये कौन सा गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, अपने समान दूसरी प्रजाति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन आप किसे कहेंगे, जिसमें गैमेट्स यानी युग्मक भाग लेते हैं। और युग्मक भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि केवल फीमेल गैमेट भाग ले रहे, केवल मेल गैमेट भाग ले रहे हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वहां पे स्पर्म और ओवा दोनों भाग लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब देखो इसके बाद में यदि हम बात करें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में, इसकी प्रोसेस अलग अलग है, फेज इसके अलग अलग है। किसकी बात करेंगे हम, रिप्रोडक्शन की जो फेज है, जो प्रावस्थाएं हैं, जिन फेज के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले आपको कई बार फेज भी पूछ ली जाती है कि रिप्रोडक्शन की दूसरी फेज का नाम बताओ, रिप्रोडक्शन की चौथी फेज का नाम बताओ। तो आपको वो फेज मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली फेज को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। आप क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस इसको कहा जाता है। और गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में आप बोल देंगे युग्मक जनन। आप क्या कह देंगे, युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फेज आपकी कौन सी हो गई, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस को आप क्या कह देंगे, युग्मक जनन। अब देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट।
यानी गैमेट्स का जो निर्माण होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कह देंगे, गैमेटोजेनेसिस। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं, उसको आप क्या कह देंगे, गैमेटोजेनेसिस कह देंगे। क्योंकि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कहां से शुरू होगी, गैमेट बनने से शुरू होगी। और आपको पता है कि गैमेट कब जाके बन जाते हैं, प्यूबर्टी फेज, आफ्टर द प्यूबर्टी फेज, जो हमारी प्यूबर्टी फेज आती है, किशोर अवस्था आती है, उसके बाद के अंदर गैमेट बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम जो फीमेल्स होती है उनमें ओवा तो पहले ही बन रहा होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब वो अपनी मदर की बॉडी में है तभी से उनके अंदर ओव्यूलेशन या फिर ओवा बनना शुरू हो जाते हैं, एग बनने लग जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। जैसे ही आफ्टर प्यूबर्टी फेज आती है वो मैच्योर होने लग जाते हैं। और हर एक एमसी के दौरान एक एग का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। और यदि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो वो युग्मनज बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। कोई बात नहीं, हिंदी में भी बता रही हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में सुन लेना, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस कौन कौन से हैं, एक हो गया स्पर्म और एक क्या हो गया, एग। एग या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं। स्पर्म को आप क्या कह देंगे हिंदी में, शुक्राणु कह देंगे। ओवा को आप क्या कह देंगे, अंडाणु कह देंगे। ये ह्यूमन के दो गैमेट्स होते हैं जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। आपको याद क्या करना है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म कहां बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस के शुक्राणु, टेस्टिस, टेस्टिस कहां पाया जाता है, आपका वृषण कोष के अंदर पाया जाता है, जिसे स्कॉर्टल सेक के नाम से जाना जाता है। तो शुक्राणु कहां बनेंगे, टेस्टिस में बनेंगे। टेस्टिस यानी आप इसे हिंदी में क्या कह देंगे, वृषण, हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है। आपके जो अंडाणु है, जो ओवा बन रहे हैं, वो कहां बनेंगे, ओवेरी में बनेंगे। और ओवेरी को आप क्या कह सकते हैं, अंडाशय कह सकते हैं। ओवेरी को क्या कहा जा सकता है, अंडाशय भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। पूछ लिया जाए कि स्पर्म या फिर पूछ लिया जाए कि मेल गैमेट का निर्माण कहां होता है, स्पर्म का निर्माण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, मेल टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर होता है। एक सवाल यह भी बनता है कि जो वृषण है वो मेल बॉडी यानी कि जो पुरुष है उनकी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, इसका कारण भी पूछा जाता है। वो भी मैं पढ़ाऊंगी कि क्यों होता है जब हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवा या फिर अंडाणु कहां बन रहे, तो आपको बताना है फीमेल बॉडी में, और वो भी कहां बन रहे, ओवेरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को आप गैमेटोजेनेसिस कह देंगे। और गैमेट्स दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक स्पर्म होगा और एक एग होगा। स्पर्म टेस्टिस में बनेगा, ओवा या फिर एग कहां बनेगा, ओवेरी में बनेगा, अंडाशय में बनेगा। इसके बाद में देखो, ये जो एग है, जो हम एग की या फिर ओवा की बात कर रहे हैं, ये एग जब कोई लड़की है उसका जन्म होने से पहले ही, मतलब बाई बर्थ ही अगर अपन इसको बोल सकते हैं, ये एग बने हुए होते हैं, ऑलरेडी बॉडी में एग बन चुके होते हैं। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी फेज यानी आप क्या बोल सकते हैं, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था के दौरान क्या होता है कि जब एमसी शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे क्या बोलते हैं अपन, मासिक चक्र। तो हर एक मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। और इस जो मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, यदि इस एग का निषेचन हो जाता है तो ही ये क्या बना सकता है, जाइगोट बना सकता है। कई बार ऐसी कंडीशन आपने सुनी होगी कि एग तो बन रहे हैं लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। उसका मतलब यह है कि एग तो है ऑलरेडी, भाई एग कहां जाएंगे, लेकिन उनका मैच्योरेशन नहीं हो रहा, एमसी के दौरान वो परिपक्व नहीं हो रहे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, चाहे स्पर्म एक्टिव हो। तो कई बार ये भी होता है कि शुक्राणु तो बन रहे हैं, सीमन में स्पर्म तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो निषेचन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पर्म है उनका मैच्योरेशन होता है एपिडाडाइमिस में, और एपिडाडाइमिस अगर काम नहीं करती तो शुक्राणु का मैच्योरेशन भी नहीं हो सकता। एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान से सुनो, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को आप गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्पर्म हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एग हो सकता है। अरे राहुल सेन, इससे ज्यादा हिंदी में क्या बोलूं मैं,
स्पर्म को आप क्या कहेंगे? शुक्राणु। एग को आप क्या कहेंगे? अंडाणु। सब तो बताया है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस, यानी आप क्या कह सकते हैं? वृषण में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवेरी, यानी किसमें होता है? अंडाशय में होता है। यही बात तो मैंने बताई है। एग का निर्माण ऑलरेडी पहले से ही हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही किशोर अवस्था शुरू होती है, किशोर अवस्था के दौरान हर एक जो मासिक चक्कर है, जो एमसी है, इस एमसी के अंदर एक अंडाणु का क्या होता है? परिपक्वन होता है। और यदि उस टाइम पे, यानी कि कहा जाता है कि मासिक चक्कर, ध्यान से सुन लेना, मासिक चक्कर के 14वें दिन, मासिक चक्कर के 14वें दिन की बात कर रही हूं, यानी कि 13, 14, 15 तीनों डेज हो सकते हैं, 13, 14, 15। अगर इन दिनों के अंदर इस एग के पास स्पर्म पहुंच जाता है, यानी शुक्राणु पहुंच जाता है, वो भी कहा? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, अंडवाहिका जो नली है उसके अंदर, तो इसका निषेचन हो जाएगा। और निषेचन के दौरान ये क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा, युग्मनज बना लेगा। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट फेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो सबसे ज्यादा जो निषेचन के चांसेज हैं, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेज हैं, वो एमसी के कौन से डेज में होते हैं, कौन से दिनों में होता है? तो आप क्या बताएंगे कि जब एमसी शुरू हो गई है, भाई हर 28 दिन के बाद में एमसी शुरू हो जाती है, आप सबको पता है। तो 28 दिन के बाद में जब एमसी शुरू हो रही है, तो उसका जो 14वां दिन है, अरे एमसी का मतलब मासिक चक्कर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्कर फीमेल्स में पाया जाता है, आप सब जानते हो, इतने पागल भी नहीं हो, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्कर, ये हर एक 28 दिन के बाद शुरू हो जाता है। तो इस मासिक चक्कर का जो 13वां हो गया, 14वां हो गया और 15वां दिन हो गया, इन दिनों के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या रहते हैं? सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? आगे चलूं, आपको इस चैप्टर में मैं बता रही हूं, ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बस सिंपल है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक बनेंगे। फीमेल की बात करें तो ओवा बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, और मेल की बात करें तो शुक्राणु बनेंगे। यदि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वो जाइगोट बना लेंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? अरे क्लियर है सभी का? रिपीट करें। तुम लेट आए हो संजय सेनी जी, सेन जी। आगे चले, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगी आपको। तो फर्स्ट फेज आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। क्लियर है? चलो फिर से, कई लोग बोल रहे हैं फिर से, एक बार रुको, देखो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं आप। अरे मैं बात कर रही हूं गैमेट की, और गैमेट को आप क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। क्या कहेंगे? युग्मक। गैमेट दो प्रकार के होंगे, एक को आप क्या कह रहे हैं? स्पर्म कह रहे हैं। स्पर्म को आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में? शुक्राणु बोल सकते हैं। शुक्राणु किस में बनते हैं? पुरुष में बनते हैं, मेल में बनते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? ओवा होता है, या फिर आप इसको एग बोल सकते हैं। ओवा किस में बनता है? फीमेल में बनता है। ये फीमेल का गैमेट हो गया, और इस गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को आप गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब मैंने इतना ही तो बताया है कि ये जो ओवा है, ये ऑलरेडी एक फीमेल की बॉडी में होते हैं, लेकिन जब मासिक चक्कर शुरू हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसे आप शॉर्ट में एमसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक 28 दिन तक खत्म होके दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो 28 दिन के बाद में जो 14वां दिन आएगा, जो 15वां दिन आएगा, इन दिनों के अंदर यदि इस ओवम, अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंच जाते हैं, तो इसका निषेचन हो जाएगा, और निषेचन के दौरान जाइगोट बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो आगे। अब देखो, फेज में हमने फर्स्ट क्या पढ़ी? गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी फेज कौन सी होगी? जैसे ही गैमेट बनेंगे, इसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन। आपको क्या बोलना है? फर्टिलाइजेशन आपको लिखना है। फर्टिलाइजेशन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन, या फिर हिंदी में क्या कह सकते हैं? निषेचन कह सकते हैं। अब देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन का मतलब क्या है कि जैसे ही स्पर्म और एग बन गए, ध्यान से सुनो, जैसे ही स्पर्म और एग बन गए, अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले देखना, एक और फेज आती है जिसे आप कहते हैं इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं वीर्य सेचन। आप हिंदी में क्या कहेंगे? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब क्या है कि जैसे ही ये स्पर्म, वीर्य सेचन का मतलब क्या है, जैसे ही ये स्पर्म एक मेल के बॉडी में बन जाएंगे, यानी कि पुरुष के शरीर में बन जाएंगे, तो इन स्पर्म को कहां तक पहुंचाना? फीमेल बॉडी तक पहुंचाना, और फीमेल बॉडी में भी कहां तक? अंडाणु तक पहुंचाना। ये क्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, या फिर आप इसको इंग्लिश में याद रखें, इसको क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। तो आपसे पूछा जाए कि वीर्य सेचन या फिर इंसेमिनेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि जो भी मेल गेमिट है, और मेल गेमिट क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। इन शुक्राणुओं को फीमेल बॉडी तक या फिर फीमेल के अंदर जो गैमिट बना है एग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहा जाता है। क्लियर है? इंसेमिनेशन के दौरान क्या होगा? शुक्राणु को जो फीमेल है, जो मादा है, इसकी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। कहां तक पहुंचाया जाता है? अंडाणु तक, एग तक पहुंचाया जाता है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये शुक्राणु इस अंडाणु तक पहुंचेंगे, देखो आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ऐसा सा डायग्राम आप सबने देखा होगा। यहां पे क्या होता है? ध्यान से देखो, यहां पे दो होती है ओवेरी। क्या होती है? ओवेरी। और ओवेरी को क्या कहा जाता है? अंडाशय। ओवेरी को क्या कहा जाता है? अंडाशय। यहाँ पे ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये वाली, इस ट्यूब को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब क्यों पूछा जाता है? ध्यान से देखो, देखो ये जो भाग है इसका, इसको आप कह देंगे यूट्रस, या फिर क्या कह देंगे? गर्भाशय। यूट्रस या फिर गर्भाशय। अब जैसे ही क्या होगा? स्पर्म इंजेक्ट किए जाएंगे फीमेल बॉडी में, तो शुक्राणु क्या करेंगे? यहां से मूव करेंगे, और मूव करते हुए कहां तक पहुंचेंगे? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, यहां पे। और यहां पे क्या होगा? इस ओवेरी से मासिक चक्कर के 14वें दिन, ध्यान से सुन लेना, मासिक चक्कर के 14वें दिन इस ओवेरी से एक जो एग है वो निकलेगा। एक अंडाणु यहां पे निकल गया, और इस अंडाणु का निषेचन, इनमें से कोई भी एक शुक्राणु इसके साथ जुड़ जाता है, कोई भी एक शुक्राणु। और जैसे ही अंडाणु का निषेचन शुक्राणु कर देता है, तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। ठीक है? क्लियर है? देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो एग है, इस एग तक क्या पहुंचता है? स्पर्म पहुंचता है, शुक्राणु पहुंचता है, और इस एग का क्या कर देता है? फर्टिलाइजेशन कर देता है। क्यों कर देता है फर्टिलाइजेशन? क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्म है, स्पर्म का जो केंद्रक है वो किसके केंद्रक के साथ जुड़ता है? अंडाणु के केंद्रक के साथ जुड़ता है। और यहां पे जो जाइगोट बन जाता है आपका, जाइगोट, और जाइगोट को आप क्या कह सकते हैं? युग्मनज कह सकते हैं। ये आपका युग्मनज जब कैसा होगा? 2n होगा। अब आप बोलोगे कि मैडम 2n का मतलब क्या है? कि दो न्यूक्लियस एक साथ जुड़े हैं। आपको पता है कि एक न्यूक्लियस, एक केंद्र किसका था? शुक्राणु का था, और दूसरा केंद्र किसका था? अंडाणु का था। तो जब दो केंद्रक एक जीव में चले जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? 2n कहेंगे। सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि जाइगोट होता है, n होता है या फिर 2n होता है। 2n का मतलब हम इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड को हिंदी में कहा जाता है द्विगुणित। और द्विगुणित का मतलब आप क्या लिखेंगे? जिसके अंदर दो केंद्रक जुड़े हो, एक केंद्रक शुक्राणु का होता है तो दूसरा केंद्रक किसका होता है? अंडाणु का होता है। और ये क्रिया कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब कहां पाई जाती है? मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र का देखो ये जो दोनों तरफ आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है ओवेरी, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? एग होते हैं, अंडाणु होते हैं, ओवा होते हैं। जैसे ही एमसी चलती है, एमसी के दौरान इन अंडाणु का क्या होता है? परिपक्वन होता है, और ये यहां से रिलीज हो जाते हैं और कहां जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। अगर उस टाइम पर फीमेल बॉडी में शुक्राणु इंजेक्ट कर दिए जाए, तो जैसे ही शुक्राणु इंजेक्ट होंगे ये कहां तक जाएंगे? अंडाणु तक जाएंगे, और अंडाणु का क्या कर देंगे? निषेचन कर देंगे, और निषेचन से किसका निर्माण हो जाएगा? जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। और ये जाइगोट कैसा होगा आपका? 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, या फिर कैसा होगा? द्विगुणित होगा। अब आपको क्या करना है? इसको सीक्वेंस से लिखना है। मैं लिख देती हूं थ्योरी से, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा आएगी, तो आप साथ साथ सीक्वेंस से इस चीज को लिख लेना। और डायग्राम मैं आपको बाद में समझा दूंगी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लेंगे इंसेमिनेशन में कि इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन को आप क्या बोलेंगे? वीर्य सेचन। हिंदी में इसको कहा जाएगा वीर्य सेचन। वीर्य सेचन।
वीर्यसेचन में क्या होगा, आपको लिखना है मेल गैमेट स्पर्म यानी कि शुक्राणु को फीमेल जेनेटियल ट्रैक से फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करना, फीमेल बॉडी में छोड़ना या फिर इंजेक्ट करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन के बाद में जैसे ही आपने ये लिख लिया, आप हेडिंग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को आप क्या लिख देंगे, निषेचन, और निषेचन में आगे आप क्या लिखेंगे, ये लिख लिया आपने अभी। ब्रह्मोस ऐसा नहीं होता, एक एमसी के दौरान एक ही एग निकलेगा वहां से, ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। तो ये हो गया इंसेमिनेशन, ठीक है। अब चलो आगे, अब आप निषेचन में लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन में अच्छे से लिख लेंगे इसके बारे में। स्पर्म प्लस एग, जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट को आप क्या कह देंगे, युग्मनज कह देंगे। यहां पे ये स्पर्म कैसा है, एन, और एग भी कैसा है, एन। एन का मतलब होता है हैप्लोइड, और हैप्लोइड को आप क्या कह सकते हैं, अगुणित। हैप्लोइड को आप क्या कह सकते हैं, अगुणित। यहाँ पे जो ये जाइगोट बनेगा ये कैसा बनेगा, 2n बनेगा, और 2n को आप क्या बोल देंगे, आप डिप्लॉइड कह देंगे, और डिप्लॉइड को आप हिंदी में क्या कह देंगे, द्विगुणित कह देंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। फिर आप नोट लगा के क्या लिखेंगे, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन होगी वो कहां होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी। अच्छा वीरेंद्र जी, ट्विंस के बारे में पूछ रहे हो क्या, समझाऊंगी अभी। 2 बच्चे पैदा, ट्विंस के बारे में बता दूंगी। क्लियर है इतना? अरे ट्विंस अभी बता दूंगी मैं कैसे पैदा हो सकते हैं, तुम टेंशन मत लो इतनी। हाँ, इस्तमस भाग में, फैलोपियन ट्यूब के इस्तमस भाग में, आगे बता दूंगी मैं। अरे रुक जा वीरेंद्र कुमार यादव, क्लियर है इतना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, आगे चलती हूं मैं। इंसेमिनेशन का मतलब शुक्राणु को फीमेल बॉडी में छोड़ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन करना। कहां जाके करता है, फैलोपियन ट्यूब, और उसका भी इस्तमस वाला भाग होता है उसके अंदर। और यहां जो जाइगोट बनता है ये 2n बनता है, डिप्लॉइड बनता है, जिसमें 2 केंद्रक जुड़ते हैं, जबकि स्पर्म में 1 केंद्रक होता है, और अंडाणु में भी कितना केंद्रक होता है, 1 केंद्रक होता है। क्लियर है? चलो आगे। अब देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है कि क्या बन गया है, युग्मनज बन गया। युग्मनज को आप क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रखा है, यहाँ पे ये जो भाग है दोनों तरफ, इनको क्या कहा जाता है, ओवेरी कहा जाता है। और ओवेरी को आप क्या कह सकते हैं, अंडाशय कह सकते हैं, अंडाशय। ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवा पाए जाते हैं, हमारे एग पाए जाते हैं। ये जो भाग है इसे आप यूट्रस कह देंगे, या फिर आप क्या कह देंगे, गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, ये भाग है, इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या कह देंगे, फैलोपियन ट्यूब इसको कह देंगे। अब होगा क्या
कि यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो एग था, मैंने क्या लिखा, ओवा लिख दिया, इस ओवा के साथ में ये क्या जुड़ गया, स्पर्म जुड़ गया, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। जैसे ही ये दोनों जुड़ गए, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि आपको जो ये यूट्रस दिख रहा है, इस गर्भाशय के अंदर एक ऐसे मोटी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इस मोटी सी मेम्ब्रेन को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं इसको एंडोमेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है, आंतरिक झिल्ली यूट्रस की। अब होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर यहां से ये जाइगोट आएगा और इस मेम्ब्रेन में फंस जाएगा। यहां पे ये कौन फंस गया, जाइगोट फंस गया। जाइगोट को आप क्या बोल सकते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं। अगर जाइगोट इस यूट्रस की मेम्ब्रेन में फंस जाता है तो इस क्रिया को आप क्या कह देंगे, अंतःरोपण। अंतःरोपण के नाम से इसको जाना जाता है। इम्प्लांटेशन, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन कह सकते हैं, और हिंदी में इसको अध्यारोपण या फिर अंतःरोपण के नाम से भी जाना जा सकता है। पूरा नाम लिखना चाहो मेम्ब्रेन का तो आप लिख सकते हैं एंडोमेट्रियम। आप क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम के नाम से इस मेम्ब्रेन को जाना जाता है। और जैसे ही यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में ये जाइगोट यहां से आएगा और इस एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन के अंदर फंस जाएगा। इस क्रिया को आप कहेंगे इम्प्लांटेशन हो जाना या फिर अंतःरोपण या फिर अध्यारोपण हो जाना। तो आपसे सवाल बन जाए कि लास्ट के अंदर अपन फोर्थ फेज की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो चौथी फेज है वो क्या है, तो आप कहेंगे इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण। क्या होता है तो आप बताएंगे कि जैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है, इसके बाद ही जाइगोट एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन में फंस जाता है, उस क्रिया को आप क्या कह देंगे, इम्प्लांटेशन या फिर अंतःरोपण के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता ही है कि जब एमसी शुरू होती है, अब हुआ क्या, मान लो निषेचन नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन आपको क्या लेनी है कि मान लो यहां तक स्पर्म नहीं पहुंचा, तो जैसे स्पर्म नहीं पहुंचा इसके बाद में क्या होगा कि ये जो एग है, ये एग और यहां से ये जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे टूटने लगती है, और टूटने के बाद ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से दूसरी एमसी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर हर 14वें दिन यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु रिलीज हो जाता है, और फिर अगर शुक्राणु पहुंच सकता है तो उसका क्या हो सकता है, निषेचन हो सकता है, और नहीं पहुंचेगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस क्रिया को आप बोल सकते हैं अध्यारोपण, अंतःरोपण या फिर आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन। अब देखो ये जो जैसे ही ये अध्यारोपित हो जाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। आपको लिख लेना है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है, कोरक पुट्टी। आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे, कोरक पुट्टी कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या है, अब इस जाइगोट के अंदर विभाजन होंगे। विभाजन का मतलब सेल बनेगी, अब कोशिकाएं बनेंगी। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, उत्तक बनेगा, उत्तक से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेंगे, सिस्टम बनेंगे, तंत्र बनेंगे, और उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, बेबी का निर्माण हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा 9th मंथ के बाद में। और फिर उसका क्या होगा, पार्चुरेशन यानी कि प्रसव की क्रिया या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे का जन्म होगा। सेल डिवीजन की क्रिया चलेगी इसके बाद में, वो आपके नहीं दे रखा आगे की बात, बस इतना आपको याद रखना है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अंतःरोपण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म आपस में निषेचन करते हैं तो जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम झिल्ली के अंदर फंस जाता है, और ये जो एंडोमेट्रियम में फंस गया, इसके बाद में इसमें विभाजन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन होगा। फिर आपको पता है कि कोशिकाओं से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, उत्तक बनेंगे, और उत्तक के बाद में क्या बनेगा, अंग बनेगा। अब आप जल्दी से एक मुझे आंसर देंगे कि बच्चे के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है, सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है भ्रूण में, मैंने बताया आपको, जल्दी से आंसर दो भाई। जैसे ही यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो का सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनने वाला है, वर्किंग ऑर्गन जो काम करेगा, सुरेश जी हार्ट, अच्छा, परवीन कुमार जी हेड बता रहे हैं, सिर, अच्छा, हाँ हाँ, ओम सिंह भाटी जी, ट्विंस का कारण ये नहीं होता, और भी बहुत से कारण है, अभी समझाऊंगी मैं। क्लियर है, हार्ट,
कोई लीवर भी बता रहा है, कोई सेल बता रहा है। अरे सेल कैसे होगी, मैं ऑर्गन पूछ रही हूं, सेल तो आपको बतानी नहीं है, आपको ऑर्गन बताना है। कोई न्यूक्लियस भी बता रहा है। जल्दी जल्दी, कोई प्लेसेंटा भी बता रहा है। चलो ठीक है, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने आंसर बता दिया। मैंने पढ़ाया था आपको कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो इस एम्ब्रियो में बनने वाला सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है, हार्ट। 2 to 3 मतलब 2 से 3 हफ्ते के बीच में किसका निर्माण हो जाता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है और हार्ट बीट शुरू हो जाती है। और ये भी बताया था मैंने, क्लियर है क्या इतना? पहला जो ऑर्गन बनता है वो कौन सा बनता है, हार्ट बनता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इसके बाद में देखो आपको ये भी यहां पे याद कर लेना है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपसे पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या है। इस प्लेसेंटा को आप हिंदी में अपरा भी बोल सकते हैं। अपरा क्या होती है कि ये जो बच्चा बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो का अपनी माता के साथ जो कनेक्शन होता है, यानी कि सबसे पहले तो अपरा एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है। एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है, उत्तक है। और ये उत्तक क्या होता है, माता व बच्चे के बीच का संबंध, माता व बच्चे के बीच का संबंध। अब संबंध का मतलब आप रिलेशन निकालने मत बैठ जाना, यानी कि जो होता क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये सब काम किसकी बॉडी से होता है, मदर की बॉडी से। और मदर किसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, बच्चे को प्रदान करती है। तो वो जो न्यूट्रिशन जा रहा है, गैसेज जा रही है, वो सब किसके थ्रू जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। सबने देखा भी होगा कि नाभि में जुड़ा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे उसके नाभि के अंदर प्लेसेंटा का कुछ भाग जुड़ा हुआ भी होता है। वो एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है, उत्तक होता है, जिसका काम है जो फूड है, जो भोजन है, इसके न्यूट्रिशन बोल दो, आप न्यूट्रिशन बोल दो, गैसेज बोल दो, या फिर उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। क्लियर है इतना? अपरा माता की पोषण प्रदान करता है। सुरेश जी, बच्चे को प्रदान करती है, माता को नहीं, माता से बच्चे तक जाता है। अब देखो इसके बाद में आपका एक डाउट आ रहा है ट्विंस का, कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होता है, ट्विंस कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये होता है हमारा एग, ओवा है, ये अंडाणु है, ओवा अंडाणु, ठीक है। इस अंडाणु के पास में क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं, स्पर्म, जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। अब होता क्या है कि इस स्पर्म में आपका पाया जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। और लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस अंडाणु की भित्ति को क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म जैसे ही अंडाणु के पास आएगा, ठीक है, स्पर्म अंडाणु के पास आया, इसने इसकी मेम्ब्रेन को गला दिया और स्पर्म कहां एंट्री कर गया, इस एग में एंट्री कर गया। अब आपको इतना याद रखना है कि स्पर्म का केवल हेड वाला भाग, यानी कि जो सिर वाला भाग है, हेड वाला भाग ही अंडाणु के अंदर एंट्री करता है। शुक्राणु का पीछे वाला भाग क्या होता है, टेल, पूंछ वाला भाग। कभी पूंछ वाला भाग अंडाणु में एंट्री नहीं करता, केवल कौन सा जाता है, हेड वाला भाग जाता है। जैसे ही हेड वाला भाग अंडाणु में एंट्री करेगा, यहाँ पे किसका केंद्रक होता है, अंडाणु का, और इसके साथ में किसका केंद्रक जुड़ गया, शुक्राणु का। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2n जाइगोट बन गया। और जाइगोट से क्या बन जाएगा, भ्रूण। ये 2n क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और 2n जाइगोट से क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। और भ्रूण क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा, बच्चे को बनाएगा। और डिलीवरी के दौरान बच्चे का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है सिचुएशन, यानी कि बहुत रेयर केसेज में ऐसे होता है कि एक शुक्राणु की जगह, देखो 2 कंडीशन होती है ट्विंस के, ध्यान से सुन लेना। कई बार जाइगोट में भी विभाजन हो जाता है और कई बार एक अंडाणु से पहले कंडीशन के अंदर जो हमारा अंडाणु है वहां पे भी 2 शुक्राणु जुड़ रहे होते हैं। अंडाणु का विभाजन हो जाता है और मान लो 2 शुक्राणु जुड़ गए,
अब यदि ये शुक्राणु आपको पता है कि या तो एक्स गुणसूत्र वाला होगा या फिर कैसा होगा, वाई वाला। ये अंडाणु है, अंडाणु तो हमेशा कौन से गुणसूत्र वाला होगा, एक्स वाला। यदि इसके साथ एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म जुड़ गया, ये क्या है, स्पर्म है, शुक्राणु है, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो XX वाला होगा। और XX जीनोटाइप किसका होता है, आपको पता है, फीमेल का होता है, यानी कि लड़की बनेगी यहाँ पे। अगर इसका विभाजन हो गया, अंडाणु पहले विभाजित हो जाता है 2 भागों में, तो इस दूसरे भाग से यदि मान लो कोई हो सकता है X वाला आ जाए, हो सकता है Y वाला आ जाए, तो जब X वाला जुड़ेगा तो लड़की बन सकती है और जब Y वाला जुड़ेगा तो लड़का बन सकता है। यानी आप पहले डिफाइन नहीं कर सकते कि जुड़वा बच्चे दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और एक लड़की और एक लड़का भी हो सकता है। क्लियर है, दोनों लड़कियां भी हो सकती है। दोनों लड़कियां कब हो सकती है, जब अंडाणु 2 भागों में विभाजित हो गया हो, XX वाला, और इसके बाद में जो आपके शुक्राणु है वो भी कौन सा जुड़ा हो, X वाला जुड़ा हो, तो दोनों लड़कियां होंगी। इसके बाद में एक कंडीशन कई बार ये भी होती है कि जब जाइगोट बन गया, मान लो ये जाइगोट बन गया और ये जाइगोट बना है XX वाला, और XX वाला जाइगोट है, इसका मतलब ये क्या है, लड़की है। XX वाला जाइगोट मतलब ये क्या है, लड़की है। अब जैसे ये जाइगोट है, इस जाइगोट में विभाजन हो जाता है कई बार, ठीक है, और ये जाइगोट 2 जाइगोट बना लेगा, ठीक है। अब ये भी लड़की है और ये भी क्या है, लड़की है, और ये दोनों लड़कियां देखने में बिल्कुल एक जैसी होंगी। क्यों होंगी एक जैसी, इसका कारण है क्योंकि एक ही जाइगोट 2 भागों में बट गया है। कई बार होता है ना कि 2 ट्विंस होते हैं, दोनों कई बार अलग अलग भी होते हैं, बिल्कुल सेम भी होते हैं। अलग अलग हो तो समझ जाना वहां पे कि वहां पे स्पर्म अलग अलग रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो आपको समझना है कि जाइगोट 2 भागों में बट गया है, हमारा जो युग्मनज है वो 2 भागों में जैसे ही टूट गया तो 2 जाइगोट बन गए, और कितने बेबी बन जाएंगे, यहां से 2 बेबी बन जाएंगे, और वो दोनों बेबी दोनों लड़की भी हो सकती है। यहां आप 100% कह सकते हो कि या तो दोनों लड़की है या फिर दोनों लड़के हैं। यहां आप ये नहीं कहोगे कि एक लड़का है और एक लड़की है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जाइगोट है, ये या तो XY वाला होगा या फिर XX वाला होगा, 2 ही कंडीशन है भाई, या तो ये लड़के का जाइगोट बना है या फिर लड़की का जाइगोट बना है। अगर लड़के का बना है तो 2 भागों में बटते ही 2 लड़के पैदा होंगे, और अगर लड़की का बना है तो 2 भागों में टूटते ही 2 लड़कियां पैदा होंगी। ये होती है ट्विंस की कंडीशन। तो आपसे पूछा जाए कि ट्विंस, तो आप बोल सकते हैं कि ट्विंस में दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब जाइगोट में विभाजन हुआ हो। अगर जाइगोट में विभाजन नहीं हुआ हो तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं और दोनों लड़के भी हो सकते हैं। ये चीज आप क्लियर कर लेना, ठीक है। क्लियर है सभी का, ट्विंस के बारे में बताना। चलो आगे, अब ये ट्विंस के बारे में पढ़ लिया। अब देखो जाइगोट भी बन गया है। जाइगोट के बाद में क्या होगा कि जैसे ही जाइगोट बन गया उसके बाद में क्या होगा, कोशिकाएं बनेंगी, उत्तक बनेंगे, उत्तक के बाद अंग बनेंगे, बेबी का निर्माण होगा, और 9th मंथ बाद में उसके क्या होगी, डिलीवरी होगी, जिसे पास्चुरेशन यानी हम क्या कहते हैं, प्रसव की क्रिया कहते हैं, पास्चुरेशन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं आपके, एक तो मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन, और इसके साथ में एक रिलैक्सिन हार्मोन आता है, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन्स करते क्या है कि जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर प्रसव, सबसे पहला काम तो प्रसव पीड़ा को कम करते हैं, प्रसव पीड़ा को कम करते हैं। कम करने का मतलब क्या है कि जो प्यूबिक एरिया है, जो यूट्रस है, उसकी मसल्स को क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, रिलैक्स फॉर्म में ले आते हैं, और जब ढीला हो गया, प्यूबिक एरिया की चौड़ाई बढ़ गई, तो बच्चे का जन्म आसानी से हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये हार्मोन्स क्या कर सकते हैं, प्रसव पीड़ा यानी कि पास्चुरेशन के दौरान जो पेन होता है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके दौरान बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ये हमारी फेज थी किसकी, रिप्रोडक्शन फेज। रिप्रोडक्शन फेज में हमने क्या पढ़ा, गैमेट बने, गैमेट बनने के बाद इंसेमिनेशन हुआ, वीर्यसेचन हुआ, वीर्यसेचन के बाद में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, जो जाइगोट बना उसका इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में गेस्टेशन होता है, जहां सेल बनती है, उत्तक बनते हैं, अंग बनते हैं, अंग उत्तक बनने के बाद क्या होता है कि जैसे 9 मंथ तक क्या चलता है, बच्चे कंप्लीट बेबी बन जाता है, और उसके बाद डिलीवरी या फिर पास्चुरेशन
मेच्योरेशन की क्रिया के दौरान बच्चे का जन्म हो जाता है और ये हार्मोन्स वहां पे प्रसव पीड़ा को कम करने में काम में आते हैं। कई बार होता है कि फीमेल्स में प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होती तो बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स के रिलैक्सिन और मोस्टली रिलैक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जो प्यूबिक एरिया को या फिर प्रसव पीड़ा को क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो ये फेजेज आपको याद करनी थी। अब हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जहां से सवाल बनेगा। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस कैसे पाया जाता है, वृषण क्या होता है और कैसे टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। अब देखो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करवाऊंगी, केवल वो चीजें बताऊंगी जहां से हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। देखो इस तरीके से एक संरचना होती है और इसके अंदर इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे पाया जाता है, ध्यान से समझना। यहां से ऐसे कुछ जुड़ा होता है, यहां आगे एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। अब देखो ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर से समझा रही हूं, क्यों? क्योंकि आपको डायग्राम नहीं बनाना। ये जो बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, इसको क्या कहा जाता है, स्कॉटल सैक। स्कॉटल सैक, और स्कॉटल सैक को कहते हैं हम वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है, वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, पुरुष की जो बॉडी है यानी कि मेल बॉडी से बाहर होते हैं, मेल बॉडी से बाहर की तरफ पाए जाते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। स्कॉटल सैक, वृषण कोश आप किसे कहेंगे कि ऐसा भाग जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वृषण प्रेजेंट होते हैं। ये वृषण कोश और टेस्टिस संख्या में कितने हो गए, 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2। और 2 जो टेस्टिस है, दो जो स्कॉटल सैक है, ये जो बॉडी मेल की जो बॉडी है उसके बाहर की तरफ पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इस टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। और इन शुक्राणु को मैच्योरेशन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये बॉडी से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये बाहर वाली जो संरचना दिख रही है आप इसको क्या बोलेंगे, स्कॉटल सैक, या फिर आप कह सकते हैं इसको वृषण कोश। इसके बाद में ये जो आपको दिख रही है कुछ ट्यूब सी होती है, यहाँ पे आपको ऐसे समझ लेना है, कुछ ट्यूब होती है, इसको बोला जाता है सेमनिफेरस, सेमनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमनिफेरस ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स। सवाल बहुत बार बनता है, हिंदी में बोल सकते हैं शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, सेमनिफेरस ट्यूबुल्स, या फिर इसको क्या कहा जाता है, शुक्र जनन नलिका। इसके बाद में ये जो संरचना आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है सबको, इसको बोला जाता है एपिडाडाइमिस, एपिडाडाइमिस। अब देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्ड ही याद रखने हैं क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको लिखे हुए मिलेंगे। ध्यान से देखो, बाहर क्या है, स्कॉटल सैक। हर एक मतलब स्कॉटल सैक कितने हैं, 2। वृषण कोश कितने हैं, 2। इसमें क्या पाए जाते हैं, वृषण। टेस्टिस, टेस्टिस क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इसको आप क्या बोलते हैं, सेमनिफेरस ट्यूबुल्स या फिर शुक्र जनन नलिका कह सकते हैं। ये इधर आपको जो ट्यूब दिख रही है इसको क्या कहा जाता है, एपिडाडाइमिस कहा जाता है। अब देखो ये सेमनिफेरस ट्यूब या शुक्र जनन नलिका का काम क्या होता है, इस वृषण में टेस्टिस में जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनाने का काम शुक्राणु बनाती है। अगर आपसे सवाल बन जाए कि टेस्टिस का कौन सा भाग शुक्राणु बना सकता है, स्पर्म बना सकता है, तो आप बोलेंगे सेमनिफेरस ट्यूबुल्स या फिर शुक्र जनन नलिका। या फिर सवाल यह भी बन सकता है कि शुक्र जनन नलिका कहां पाई जाती है, आपका आंसर आना चाहिए टेस्टिस के अंदर या फिर वृषण के अंदर पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म बनाना, यानी कि किसका निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो शुक्राणु बने हैं, ध्यान से सुनना, ये जो स्पर्म बने हैं, ये जो शुक्राणु है ये इमैच्योर है। इमैच्योर का मतलब कैसे है, अपरिपक्व। इमैच्योर है, अपरिपक्व है। अभी ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि अभी इमैच्योर है। इनको क्या करना पड़ेगा, मैच्योर। होता क्या है कि ये जो स्पर्म है देखो यहां से इस तरफ आने लगते हैं, ध्यान से समझना, ये स्पर्म
इस सेमनीफेरस ट्यूबुल से इस तरफ आने लगते हैं और कहां पे आने लग जाते हैं, इस एपिडाडाइमिस के पास में। किसके पास आते हैं, एपिडाडाइमिस के पास में। और ये एपिडाडाइमिस करती क्या है, शुक्राणु का परिपक्वन, शुक्राणु का परिपक्वन कर देती है। शुक्राणु को क्या करती है, मैच्योर करती है, उनको परिपक्व करती है। इसके बाद में ये स्पर्म क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, निषेचन की क्रिया कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स शुक्र जनन नलिका क्या करती है, शुक्राणु बनाती है। और वो जो शुक्राणु बनते हैं वो कैसे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। लेकिन वो शुक्राणु इस सेमनीफेरस ट्यूबुल से कहां जाने लगते हैं, एपिडाडाइमिस में जाने लगते हैं। और ये एपिडाडाइमिस क्या करती है, इन शुक्राणुओं का क्या कर देती है, परिपक्वन कर देती है, इनको क्या करती है, मैच्योर कर देती है। अब होता क्या है कि यहां से अब ये शुक्राणु, यहां से शुक्राणु मैच्योर हो गए। अब ये शुक्राणु क्या होंगे, इस संरचना, इस ट्यूब से होके जाएंगे। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, मैं इसको मिटा रही हूं एक बार। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, वासा डेफरेंसिया। इसको कहा जाता है वासा डेफरेंसिया, वासा डेफरेंसिया। इंग्लिश को हिंदी में लिख देती हूं, तुम समझ जाओगे। वासा डेफरेंसिया, ये वासा डेफरेंसिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगी। ये शुक्राणु यहां से किस में आए, वासा डेफरेंसिया में आए। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, शुक्राशय। क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिकल वेसिकल जिसको बोला जाता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, शुक्राशय कह सकते हैं। शुक्राशय प्रेजेंट होता है। अब शुक्राणु किसके अंदर आ गए, शुक्राशय के अंदर आ गए। अब होता क्या है कि ये जो शुक्राशय है, कहां बताऊं, तो यहां से दिख रहा होगा कि ये जो शुक्राशय मैंने लिखा है, शुक्राशय जो वासा डेफरेंसिया से जुड़ा होता है, इस शुक्राशय में किया क्या जाता है कि जैसे ही स्पर्म आते हैं, इस स्पर्म के साथ क्या मिला दी जाती है, फ्रक्टोज मिला दी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल यही बनेगा कि स्पर्म के साथ जो फ्रक्टोज मिलाई जाती है वो कहां मिलाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पर्म में फ्रक्टोज शुक्राशय के अंदर मिलाई जाती है। और शुक्राशय में स्पर्म कहां से पहुंचते हैं, वासा डेफरेंसिया से होते हुए कहां चले जाते हैं, शुक्राशय में चले जाते हैं। यहां क्या मिला दी गई, फ्रक्टोज मिला दी गई। फ्रक्टोज क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि ये फ्रक्टोज इन स्पर्म को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। आपको पता है कि फीमेल बॉडी में ये तैर कर जाएंगे, वे फीमेल बॉडी में मूव करते हुए जाएंगे, तो वहां इनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कौन देगा, न्यूट्रिशन से मिलेगी। और न्यूट्रिशन कौन देगा, फ्रक्टोज देगा। फ्रक्टोज एक शर्करा होती है जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, नेचुरली सबसे स्वीट, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। अब क्या हो गया, स्पर्म में क्या मिला दिया गया, फ्रक्टोज मिला दिया गया। इसके बाद में देखो, इसको मिटा रही हूं, इसके बाद में देखो इस शुक्राशय में, किसकी बात कर रही हूं, ये क्या है, शुक्राशय। इस शुक्राशय में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या आएगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म के साथ में क्या आएगी, फ्रक्टोज आएगी। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे क्या मिला देती है, सिट्रिक एसिड मिला देती है, सिट्रिक अम्ल मिला देती है। ध्यान से सुनो, स्पर्म और फ्रक्टोज कहाँ बने, शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, सिट्रिक एसिड मिलाती है स्पर्म और फ्रक्टोज के साथ। इसी सारे मैटर को कहा जाता है वीर्य। इस मैटर को आप क्या कहेंगे, वीर्य, या फिर आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं सीमन। इंग्लिश में आप इसे क्या कह सकते हैं, सीमन, या फिर क्या कह सकते हैं, वीर्य कहा जा सकता है। तो आपसे सवाल बन जाए कि वीर्य में क्या क्या पाए जाते हैं, सीमन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, शुक्राणु पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाई जाती है और सिट्रिक एसिड पाई जाती है। क्लियर है। वीर्य में, सीमन में क्या क्या पाए जाते हैं, आप कहोगे स्पर्म पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इस पूरे के पूरा जो मैटर बना है उसे ही हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और ये वीर्य कहां जाके बनता है, शुक्राशय के अंदर जाके बनता है। कहां बनता है, शुक्राशय में बनता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है और वहां से जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा होता है जो मूत्र मार्ग होता है, इसके थ्रू बॉडी से बाहर सीमन को एक्सक्रेट किया जा सकता है। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है।
देखो टाइम हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, एक बार दोबारा पढ़ा रही हूं। ये संरचना हमने किसकी पढ़ी? आपको केवल और केवल मेरे जो कंसेप्ट है वो पकड़ने हैं, आपको ये रटना नहीं है। ध्यान से सुनो, ये संरचना किसकी है? टेस्टिस की, शुक्राणु की, सॉरी वृषण की। होता क्या है, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? स्कोटल से वृषण कोष। वृषण कोष में क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। और वृषण के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। अब क्या होता है, इस वृषण में ये जो संरचना है टेस्टिस की, उसे हम क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स या फिर शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। ये शुक्र जनन नलिका क्या करती है? शुक्राणु बनाती है। और जो शुक्राणु बनाती है वो कैसे होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। अब इसको परिपक्व करने के लिए क्या पाई जाती है? एपिडर्डाइमिस पाई जाती है। ये एपिडर्डाइमिस क्या करती है? शुक्राणु का क्या कर देती है? परिपक्वन कर देती है। इसके बाद ये शुक्राणु किसमें आते हैं? वासा डेफरेंसिया में आते हैं। और वासा डेफरेंसिया से किसमें आ जाते हैं? शुक्राशय में। शुक्राशय के अंदर इस शुक्राणु में क्या मिला दी जाती है? फ्रक्टोज मिला दी जाती है। और फ्रक्टोज और शुक्राणु आगे कहां आते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। तो स्पर्म और फ्रक्टोज के साथ क्या मिला दिया जाता है? सिट्रिक एसिड। और ये सारा पदार्थ क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है, वीर्य कहलाता है। क्लियर है? 2 से 3 चलती है क्लास। ये थी हमारी वृषण की संरचना। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट तुम ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे पढ़ाती हूं। अजय कालिया जी, मैं आपको सरल तरीका बता सकती हूं, आप कोर्स खरीद लो। श्रीराम ईडीयू एप्स पे जाओगे तो वहां कोर्स पड़े हैं, आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 2 से 3 शुरू होती है। राज ठाकुर जी, ओके चले आगे। अब देखो यहीं से एक चीज समझना, आपने सुना होगा पुरुष नसबंदी, सबने सुना है पुरुष नसबंदी। अब ये पुरुष नसबंदी क्या होती है भाई? पुरुष नसबंदी की जाती है और इसको साइंस की भाषा में कहा जाता है वैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? आपका आंसर क्या आएगा? वैसेक्टोमी कहा जाता है। अब वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है आपको याद रखना है। वैसेक्टोमी किससे जुड़ा हुआ है? वासा डेफरेंसिया से। मैच कर रहा है ना? वैसेक्टोमी किससे जुड़ा हुआ है? वासा डेफरेंसिया से। मतलब क्या है कि वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? यहां से इस वासा डेफरेंसिया को काटकर बांध दिया जाता है। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? वासा डेफरेंसिया को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है। और अगर इसको बांध दिया गया, यहां से काट दिया, तो शुक्राणु तो बन रहे हैं, शुक्राणु तो सेमनीफेरस ट्यूबुल बनाएगी, शुक्राणु का परिपक्वन भी हो रहा है, लेकिन शुक्राणु शुक्राशय तक नहीं पहुंच रहे। और यदि शुक्राशय तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको पता है कि शुक्राशय में क्या है? फ्रक्टोज है और क्या है? सिट्रिक एसिड है। तो वीर्य, ऐसा वीर्य जिसमें शुक्राणु नहीं पाए जा रहे, ऐसा वीर्य जिसमें शुक्राणु नहीं पाए जा रहे, वो किसमें बनता है? जिनकी क्या की होती है? नसबंदी की होती है, यानी कि वैसेक्टोमी की होती है। वैसेक्टोमी क्या होगी? ध्यान से सुनो, वैसेक्टोमी किससे जुड़ा हुआ है? वासा डेफरेंसिया से। यानी कि इस वासा डेफरेंसिया ट्यूब को यहां से काट दिया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? यहां से काट देते हैं और इसको बांध देते हैं। अगर इसको यहां से हटा दिया गया, सपोज करो यहां से हटा दिया गया, तो अब शुक्राणु इस शुक्राशय तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। और जब इस शुक्राशय में शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे, तो मान लो वीर्य बन भी रहा है तो उसके अंदर शुक्राणु नहीं है, तो अब स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो वो एक फैमिली प्लानिंग के लिए किया जाता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कर देते हैं? यहां से इस वासा डेफरेंसिया को काट दिया जाता है और उस प्रक्रिया को, उस मेथड को हम वैसेक्टोमी या फिर क्या कह सकते हैं? पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जा सकता है। अरे शुक्राणु वीर्य में पाए जाते हैं, आप वीर्य को शुक्राणु नहीं कह सकते। वीर्य में स्पर्म होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं और सिट्रिक एसिड होता है। हाँ, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, वहां फैलोपियन ट्यूब को हटाया जाता है वहां से। क्लियर है कि इतना? चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है? टेस्टिस के बारे में, स्पर्म के बारे में, वीर्य क्या होता है यानी सीमन क्या होता है, और वैसेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट है कि वैसेक्टोमी में किसको काट दिया जाता है? तो वासा डेफरेंसिया को। तो सीमन में
आपको यह भी पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की वैसेक्टोमी की हुई है तो क्या उसमें शुक्राणु बनेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए शुक्राणु बनते भी है, परिपक्व होते हैं, लेकिन शुक्राशय तक नहीं पहुंचते। और अगर शुक्राशय तक नहीं पहुंचेंगे तो आगे यूरिथ्रा तक नहीं पहुंचेंगे और वीर्य तो बनेगा लेकिन इसके अंदर शुक्राणु नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी और फैमिली प्लानिंग अच्छे से चल पाएगी। क्लियर है?